बच्चों आज हमारी ट्रांसफार्मर की चौथी क्लास है, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे आगे कोर की संरचना, के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, इसमें जो है कि हम पढ़े थे, पहला हमारा जो पढ़े थे सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा हम पढ़े थे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बच्चों जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो तो हम पढ़ चुके हैं, सेल और कोर। ठीक है, बैरी पढ़ना है, ठीक ना। तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो कोर टाइप हमने पढ़ा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ा है, उन दोनों ट्रांसफार्मर का ये क्या करता है, गुण रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई जो होती है आयताकार फ्रेम होती है, कई आयताकार क्या होती है, फ्रेम होती है। ठीक है, और जो कई आयताकार फ्रेम होती है सभी की क्या होती है, कॉमन जो एक भुजा होती है वो मुख्य फ्रेम के मध्य भाग से होकर क्या होती है, गुजरती है ना। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये क्या होता है हमारी, मान लीजिए ये हमारी मेन कोर है, इसी के मध्य भाग से सभी कोर की सभी फ्रेम की एक भुजा क्या करेगी, गुजरेगी, और इसी मेन कोर पे ही हम क्या करते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, मतलब कि सभी इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो होता है कि कई फ्रेम इस प्रकार होते हैं, जैसे आयताकार फ्रेम ऐसे ऐसे होंगे कई, है ना। और ये सभी फ्रेमों का, मान लीजिए ये वाली भुजा है ना, कई फ्रेम होंगे, इनको मिला देंगे। ठीक है, सबकी एक एक भुजा क्या होगी, मेन फ्रेम के मध्य भाग से होगी। मान लीजिए कोई एक ऐसा है, ठीक है, इसी से क्या होगा, मान लीजिए एक और है ना, ऐसे बना लेंगे। मतलब कि सबकी एक भुजा क्या होगी, इस ट्रांसफार्मर के एक मेन कोर होगा, उसके क्या होगी, मध्य भाग से होकर गुजरेगी, और इसी पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग हम स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका एक और डायग्राम है, अगर बनाना चाहेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे है ना। यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंसुलेशन होता है, ये क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है ना।
और इसी इंसुलेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है। इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग ना, ये हमारा इंसुलेशन है। यहीं पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन क्यों लगाएंगे कि कोर आपस में क्या करें, शॉर्ट सर्किट न करें। ठीक है, इसी पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित करते हैं। हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है, इंसुलेशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। और इस पर क्या होगी, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, इस पर भी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, लिख लें, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये हमारा इंसुलेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख लेंगे हम, इसमें कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेमों की एक भुजा, सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से, इसको बच्चों समझिएगा आप ना, इसी प्रकार हमारा होगा, इसी में जाके सभी रहेंगे। ठीक है ना, एक सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से होकर गुजरती है। मुख्य कोर पर प्राइमरी तथा उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित होती है, स्थापित होती है। मतलब कि मुख्य कोर पर ही, मतलब ये हमारा मेन कोर है ना, इसी के मध्य भाग से सभी जो हमारे फ्रेम होंगे, आयताकार फ्रेम होंगे, मान लीजिए ये है ना, इनकी एक भुजा, मान लीजिए ये वाली भुजा, मतलब ऐसे ही कई लगा दें ना, तो क्या होगा, इसी पर क्या होंगे, ये जो भी मतलब भुजाएं होंगी है ना, सबकी एक एक भुजा मेन कोर जो होगा, मतलब मेन कोर जो होगा उसके क्या होंगे, मध्य भाग से, यहाँ से, मतलब यहीं से क्या होंगे, सभी गुजरेंगे ना, इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का क्या रखता है, गुण रखता है ना। तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर
गुण रखता है। देख रहे हैं इसकी कोर कई भागों में बटी है ना, कई भागों में बटी है कि नहीं, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, मतलब कोर है बहुत सारे भागों में बटी होती है। चूंकि कई हम फ्रेम लेते हैं तो कोर भी क्या होंगी, कई भागों में क्या होती हैं, बटी होती हैं। तो लिख लेंगे इस ट्रांसफार्मर की कोर कई भागों में बटी होती हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक भाग ये है, एक भाग ये है, मतलब कई भागों में क्या है, बटी हुई है। चूंकि कई हम आयताकार फ्रेम ले रहे हैं, ठीक है, तो कई भागों में बटी होने के कारण एक फायदा होता है कि इसमें फ्लक्स का लीकेज क्या होगा, कम होगा। जब फ्लक्स जाने के कई रास्ते होंगे तो वहां पे लीकेज क्या होता है, कम से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम, ठीक ना। लिखेंगे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर की कोर में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, मतलब बैरी टाइप ट्रांसफार्मर की कोर में अनेक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज नहीं होता है। मतलब कि इसके कई इसकी जो कोर होती है कई भागों में डिवाइड होने के कारण फ्लक्स के अनेक रास्ते मिल जाते हैं, जिससे फ्लक्स का मतलब कह सकते हैं कि रास्तों के माध्यम से एक दूसरे से मतलब चले जाते हैं। ठीक है ना, और इसमें हम लिख सकते हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप बैरी टाइप ट्रांसफार्मर अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं, अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये बड़े ट्रांसफार्मर के रूप में इन्हें प्रयोग किया जाता है जहां हमें अधिक शक्ति क्षमता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं ना, इनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। विशेष प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। तो समझ में आया होगा बच्चों ना, कुछ है नहीं इसमें, है क्या कि इसमें कई हम आयताकार फ्रेम लगाते हैं, जैसे ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये फ्रेम, ठीक ना, मतलब कई लगाएंगे और सबकी एक एक भुजा है ना, मान लीजिए इन दोनों की, इसकी और इसकी, इसके बीच में लगा देंगे, तो मतलब सबकी भुजाएं क्या होंगी, यहाँ पे क्या होंगी, कॉमन होंगी, और ये मेन फ्रेम होगा जहाँ कॉमन होंगी,
मेन फ्रेम के बीच से ये सभी फ्रेमों की एक एक भुजाएं क्या होंगी, गुजरेंगी, और इसी पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक ना। और इसमें कोर कई भागों में बटे होने के कारण ना, कई भाग हैं ना कोर के, बटे होने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज कह सकते हैं नहीं होता है या कम होता है। इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, विशेष प्रकार के कार्यों के लिए, चूंकि इसमें बाइंडिंग भी करना कठिन होता है, जटिल होता है ना। और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं अधिक शक्ति क्षमता वाले क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक ना। एक एक चीजें पढ़ते चलते हैं आसानी से। ठीक ना, समझ में भी आएगा। ठीक है, समय हम लोगों के पास है। ठीक है, फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, ये मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, कहेंगे आप ना। पहला होता है क्या, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और दूसरा हमारा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, तो इसमें दो आते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये एक फेज का होता है, ये एक फेज का होता है। ये प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य करता है। ये प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य करता है। ये कोर तथा सेल, कोर तथा सेल, ये कोर तथा सेल दोनों प्रकार के होते हैं। ये कोर तथा सेल दोनों प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग घरेलू, इनका उपयोग घरेलू उपयोग के उपकरण, क्या इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अधिकतर घरेलू उपयोग के उपकरण में करेंगे। कहाँ करते हैं, स्टेबलाइजर ना, और टीवी, रेडियो और आदि में किया जाता है ना।
ये एक फेज का होता है, यह प्राय 250 वोल्ट तक कार्य करता है। ये कोर तथा सेल दोनों प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? घरेलू उपयोग के उपकरण जैसे स्टेबलाइजर, उसके बाद टीवी, रेडियो ना आदि में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्या? 3 फेज ट्रांसफार्मर। कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, नोट कर लीजिए ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दें बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 3 फेज का होता है ना, ये 3 फेज का होता है। ये कोर तथा सेल दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें भी कोर जो यूज की जाएंगी ना क्रोड, वो किस कौन कौन सी होंगी? कोर तथा सेल दोनों प्रकार के होंगे, है ना। थ्री फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सेल टाइप कोर पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सेल टाइप कोर पर हाई वोल्टेज बाइंडिंग, लो वोल्टेज बाइंडिंग पर स्थापित की जाती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? देख लीजिए इसको, क्या कह रहा है ये कि मान लीजिए हमारा ये क्या है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर की क्या है? क्रोड है। इसी पर हम बाइंडिंग करते हैं ना। तो पहले कह रहा है कि हम जो करेंगे बाइंडिंग, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, वो किस पर करेंगे? लो वोल्टेज बाइंडिंग पर करेंगे ना, ठीक है। ना तो इस पर क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? पहले क्या करते हैं? लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं, LV करेंगे, है ना, LV। फिर उसको क्या करेंगे? उसके ऊपर हाई वोल्टेज बाइंडिंग स्थापित करेंगे ना, HV, ना। ये हाई वोल्टेज बाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज LV, ना। मतलब पहले हम क्या करेंगे? लो वोल्टेज करेंगे, उसके ऊपर हाई वोल्टेज बाइंडिंग करेंगे, जो कि यही लिखा गया है ना। सेल टाइप कोर में हाई वोल्टेज बाइंडिंग किस पर की जाती है? लो वोल्टेज बाइंडिंग पे देख रहे हैं, लो वोल्टेज पे क्या है? हाई वोल्टेज बाइंडिंग है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। इसको भी नोट कर लें। इसमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं।
इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसका उपयोग विद्युत जनन केंद्र पर उत्पन्न की गई 11 kV को 33, 66, 132, 220 kV में स्टेप अप करके पारेषण ट्रांसमिशन हेतु किया जाता है। स्टेप डाउन भी करेगा ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर स्टेप अप ही नहीं करता, स्टेप डाउन भी करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त 11 kV को 440 वोल्ट में स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन हेतु किया जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? स्टेप अप के लिए भी करते हैं, स्टेप डाउन के लिए भी करते हैं। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक रहेगा आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करेंगे? तो इसका होता है 2 प्रकार से। पहला जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा जो हमारा होता है क्या होता है? उपकरण ट्रांसफार्मर। हम पढ़ेंगे जो ऑटो ट्रांसफार्मर ना। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो भाग है ऑटो ट्रांसफार्मर है, दूसरा उपकरण ट्रांसफार्मर, या इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा जो आता है हमारा क्या? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर।
ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है ना बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में होता क्या है बच्चों, समझेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारी एक ही वाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी का भी कार्य करती है और सेकेंडरी का भी कार्य करती है। ठीक है, इसमें दो वाइंडिंग हम स्थापित नहीं करते हैं। देखिए है क्या, ग्लोबल आइडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा क्या है बच्चों, लोड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इधर क्या हमारी है, प्राइमरी वाइंडिंग। देख रहे हैं बच्चों, हमने कहा कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है जो प्राइमरी वाइंडिंग का भी कार्य करती है और किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कार्य करती है ना। और इसमें होता क्या है कि इसको, अब तो ट्रांसफार्मर है तो सिंपल सी बात है कि स्टेप अप भी करेगा स्टेप डाउन भी करेगा, है ना। तो इसमें करते क्या है कि अगर हम पूरी बाइंडिंग को प्राइमरी मान लें तथा उसी बाइंडिंग के कुछ अंश को ना हम क्या करें, सेकेंडरी मान लें, तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बन जाएगा, तो हमारा ट्रांसफार्मर बन जाएगा किस प्रकार का, स्टेप डाउन बन जाता है। और अगर इसी पूरी बाइंडिंग को हम सेकेंडरी मान लें तथा उसके कुछ अंश को हम क्या करें, प्राइमरी मान लें, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बनेगा, स्टेप अप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब पूछता है परीक्षा में हमसे, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है कि ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही बाइंडिंग है ना, तो ये तो म्यूचुअल पे काम करेगा नहीं। ठीक है, ट्रांसफार्मर आ जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि क्या, कि ये म्यूचुअल पे काम करेगा, लेकिन नहीं, ये सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करेगा ना। चूंकि एक ही बाइंडिंग है, इसमें क्या होगा, करंट का जो परिवर्तन होगा, करंट के परिवर्तन से फ्लक्स का परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा, ये फ्लक्स परिवर्तित होंगे जो इन बाइंडिंग को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कौन सा होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लिख लेंगे, कुछ है नहीं ना, लिखेंगे क्या, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ये भी पूछता है, दे देगा आपको क्वेश्चन, पूछेगा ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती हैं, एक होंगी, दो होंगी ना, तो ऐसे ही देगा ना। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि क्या होगी, एक ही वाइंडिंग होती है। अब ये काम कैसे करता है, जब इसमें इंड्यूस्ड होंगे तो सेकेंडरी में क्या होगा कि हम जो आउटपुट लेंगे, ये हमारा क्या है, ये भाग हमारा क्या होता है, प्राइमरी भाग, ये क्या होगा, फिक्स होता है ना, P भी फिक्स होगा, W भी फिक्स होगा, लेकिन यस क्या होगा, मूवेबल होगा। किससे, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के माध्यम से इसमें टैपिंग होती है, ये कॉन्टेक्ट करते हैं जैसा आउटपुट हमें चाहिए ना। आप देखे होंगे स्टेबलाइजर ना, उसमें भी क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है ना। वोल्टेज स्टेबलाइजर देखे हैं ना, उसमें भी क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार इसमें हम वोल्टेज को क्या करते हैं, ऑटो इसलिए कहते हैं कि इनको आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के माध्यम से, ये क्या होता है, ये बाइंडिंग क्या होती है, इस पर क्या होती है, खिसकती है, प्राइमरी बाइंडिंग के विभिन्न बिंदुओं पर क्या करेगी, संपर्क स्थापित करेगी, जिससे हमें आवश्यकता अनुसार जो भी हमें वोल्टेज चाहिए ना, इसमें फिक्स वोल्टेज नहीं होता। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, हम इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे ना।
कुछ इसमें कुछ आते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, अपने से क्या होते हैं, मतलब वोल्टेज को मैनेज कर लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, मैनुअली उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भाग P और W है ना, ये क्या होंगे, फिक्स होते हैं। यस भाग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न बिंदुओं पर प्राइमरी वाइंडिंग के क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, जिससे हमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट में या लोड को क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या लिखेंगे, केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो केवल प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। यदि प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करें, यदि पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग मान लें तथा उसके कुछ अंश को सेकेंडरी मान लें, तो हमारा किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बनेगा, स्टेप डाउन बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सामान्य ट्रांसफार्मर की ही बात ही होता है। ठीक है ना, मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1/I2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैंने बताया था N1 इज ग्रेटर देन N2, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक है किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, E1 इज ग्रेटर देन E2। ये बताया था मैंने, स्टेप डाउन के लिए केस होती है, तो सेम ही है ना। और स्टेप अप के लिए क्या होगा, देख लीजिए इसका भी थोड़ा सा। यदि पूरी वाइंडिंग को हम क्या करें, सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राइमरी वाइंडिंग की भांति मान लिया जाए, तो यदि पूरी वाइंडिंग को क्या करें, सेकेंडरी वाइंडिंग मान लें ना, और उसके कुछ अंश को हम क्या करें, ये हमारा लोड है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, तथा उसके कुछ अंश को, ये हमारी क्या है, तथा उसके कुछ अंश को प्राइमरी वाइंडिंग मान ले, तो ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ये हमारा बनेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर ना, स्टेप अप क्या बन जाएगा, ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने बताया था आपको एक कंडीशन, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E1 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, यदि ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति तथा उसके कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति उपयोग किया जाए, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है, यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। नीचे लिख लें, यदि ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को
सेकेंडरी की बात थी, तथा उसके कुछ अंश को प्राइमरी की भांति उपयोग किया जाए तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। ठीक है बच्चों, जो कि चीज़ें मैंने बता दी हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन, स्टेप अप के लिए क्या कंडीशन होगी, स्टेप डाउन के लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मिटा दें बच्चों। ठीक है, लिख लेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन इंडक्शन मोटर के स्टार्टर आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेशन, इंडक्शन मोटर के स्टार्टर आदि के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ना। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर आता है और दूसरा क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में मैंने बताया कि एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी का भी कार्य करेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कार्य करेगी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, यदि पूरी वाइंडिंग को हम प्राइमरी की भांति मान लें और तथा उसके कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति मान लें तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। उसी के बाद मैंने बताया था कि अगर पूरी वाइंडिंग को हम सेकेंडरी की भांति मान लें तथा उसके कुछ अंश को प्राइमरी की भांति मान लें तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। ठीक है, और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर यह वर्क करता है। सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत यही होता है कि अगर किसी वाइंडिंग में करंट फ्लो कराई जाए तो और उसमें करंट में चेंजेस हो तो फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंजेस होगा, जिसके फलस्वरूप ये फ्लक्स क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ जितने भी हमने तार को लपेटा है ना, मतलब कि जो हमने
फेरे दिए हैं उसको क्या करेंगे, फ्लक्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जिसके फलस्वरूप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ना। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन, इंडक्शन मोटर के स्टार्टर आदि के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अगला हमारा पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया ऑटो ट्रांसफार्मर। अब आउटपुट क्षमता के आधार पर दूसरा हमारा आता है कौन सा, दूसरा हमारा आएगा उपकरण ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये बच्चे हम ये वाली टॉपिक हम उपकरण ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की टॉपिक हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी आपने पीछे पढ़ा है उसको आप रिवीजन करिए। बाकी हम आपको यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, अध्यायवार आती है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्रांसफार्मर जैसे ही हम सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे उसके बाद यूथ कंपटीशन की 1-2 क्लास हम जो है कि उस बुक से भी आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बताएंगे, बाकी जो और भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको भी हल कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे ग्लोबल ITI चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।